हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्लाइंड सरफेस पे जो इंक्लाइंड सरफेस लिक्विड में इमर्स्ड है उस पे टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की थोड़ी इजी टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम भी न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे। तो आज का अपना प्रॉब्लम है अ रेक्टेंगुलर गेट 5 मीटर इंटू 2 मीटर इज हिंज्ड एट इट्स बेस एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर. To keep the gate in a stable position, a counterweight of 5000 kgf is attached at the upper end of the gate as shown in figure. Find the depth of water at which the gate begins to fall. Neglect the weight of the gate and friction at the hinge and pulley. तो क्वेश्चन है हमारा, ये गेट है, ठीक है, ये गेट है जो कि 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है। इस गेट को इस पोजीशन पे फिक्स रहने के लिए हमने एक फोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है, एक वेट लगाया हुआ है। उसका वेट क्या है? 5000 kg है। इस गेट की हमको जो डायमेंशन दी हुई है 5 मीटर इंटू 2 मीटर, मीन्स 5 मीटर तो ये हो गई इसकी लेंथ और 2 मीटर है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो ये अपन जिस स्क्रीन है अपनी स्क्रीन की सरफेस के परपेंडिकुलर, वो है 2 मीटर इसका, ठीक है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर एट विच द गेट बिगिंस टू फॉल, ठीक है। हम इतनी ये जो हमको दे रखी है पानी की हाइट, हमको ये फाइंड करना है ये एच कितना होगा जिससे कि जो ये अपनी प्लेट है ये हिंज होने लग जाए, मतलब यहाँ पर एक अनबैलेंसिंग स्टार्ट होगी जिसकी वजह से ये गिरने लग जाएगा। अब इसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या कर रखा है, हमने इसको बैलेंस करने के लिए एक वेट लगा रखा है 5000 kgf का। तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ गेट की है 5 मीटर, विड्थ है जो कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन दैट इज 2 मीटर, थीटा हमको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, वेट हमको दे रखा है 5000 kgf, ठीक है। इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1 kgf इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। तो वेट हमारा क्या हो जाएगा 5000 इंटू 9.81 इक्वल्स टू 49050 न्यूटन, ओके। तो जो ये फोर्स है, यहाँ पर ये टेंशन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जो वेट की वजह से जो फोर्स है ये लगेगा यहाँ पे। तो एक तरह से क्या हुआ, जब हम फोर्स का इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे इस वाले रोड पे, इस रस्सी पे जिससे ये पुली अपना बंधी हुई है, मतलब जो वेट अपना बंधा हुआ है, तो ये वेट नीचे की साइड में लग रहा है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा रस्सी में टेंशन फोर्स, दैट इज इसको हम लिखते हैं टी। ये सब आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, और जैसे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में आपने ये सब पढ़ा हुआ होगा, या फिर स्कूल में भी हम ये पढ़ते हैं, मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार जस्ट रिपीट में कर देती हूँ। ये वेट लग रहा है नीचे की ओर, तो इस रस्सी में ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा टेंशन फोर्स, क्योंकि और कोई फोर्स इस वेट पर नहीं है, इसलिए जो टेंशन फोर्स होगा वर्टिकली तो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल, ठीक है। अब इस रस्सी को हम फ्रिक्शनलेस जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, इसलिए जो फोर्स इसमें यहाँ इस डायरेक्शन में रहेगा वो ही फोर्स कहाँ रहेगा, इस रस्सी पे रहेगा, इस एंड पे रहेगा, ठीक है। तो ये टी था तो ये भी क्या हो जाएगा टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल। कोई और फोर्स नहीं है, इसलिए जो टी यहाँ पर लग रहा था इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए इस एंड पे बी पॉइंट पे कौन सा कितना फोर्स लगेगा, टी फोर्स, दैट इज वेट के इक्वल, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ये अपनी प्लेट है इस प्लेट के बी एंड पे कौन सा कितना फोर्स लग रहा है, इस प्लेट के एंड पे अपना लग रहा है वेट के इक्वल टेंशन फोर्स, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो बी पे फोर्स लग रहा है वो है 49050 न्यूटन। वेट था, वेट हमें न्यूटन में जब कैलकुलेट किया था कितना आया 49050। अब हम ये देखते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इसकी जो प्लेट है इसको हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमने माना हाइट है जो कुछ कुछ सरफेस जो है प्लेट का वो बाहर की साइड में है, ठीक है। तो
अब हम ये बोलते हैं कि प्लेट का कितना जो हिस्सा है वो पानी के अंदर है, ठीक है, उसको हम किसके टर्म में निकाल देंगे, पानी की डेप्थ के टर्म में। हमने ये h मान ली है, तो हमको ए ई पता है, ठीक है, ए ई क्या है, h है, और तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ए डी, ठीक है। तो ए डी, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ए ई डी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो इसमें साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा क्या होगा, ए ई डिवाइडेड बाय ए डी, ठीक है। तो यहाँ से ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा हमारा ए ई डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ए ई है पानी की जो डेप्थ हमने मानी है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, डेप्थ ऑफ वाटर हमसे पूछा गया, हमने वो माना एच है, हमें एच कैलकुलेट करना है, हमने ये मानी है एच, एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा, थीटा दे रखा है हमको 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो वो क्या हो जाएगी, ये 5 नहीं है, ठीक है, ये h है, √3/2 होती है, तो हमारे पास AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू जाएगी 2h डिवाइडेड बाय √3। ये क्लियर। अब इस जो AD लेंथ की ही प्लेट पानी के अंदर डूबी हुई है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, AD इंटू इसकी विड्थ जो कि परपेंडिकुलर स्क्रीन है, दैट इज इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, AD और इसकी विड्थ, ठीक है, तो 2h/√3 इंटू 2h/√3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4h डिवाइडेड बाय √3 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास एरिया आ गया। टोटल प्रेशर फोर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रो है हमारे पास, जी हमको पता है, ए हमने कैलकुलेट कर लिया, रो जी ए एक्स बार जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसमें एरिया कैसे होता है, एरिया होता है जो जितना एरिया पानी के अंदर डूबा हुआ है, जितने एरिया पे पानी की वजह से या किसी भी लिक्विड फ्लूइड की वजह से फोर्स लग रहा है, वो एरिया लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप ये समझ गए कि एरिया कौन सा लेना है, एरिया हमको पूरा नहीं लेना है जो प्लेट का है, एरिया हमको उतनी ही प्लेट का लेना है जो कि पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूमेरिकल से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जैसे एक्स बार वाला फॉर्मूला, एक्स बार वाला आया था लास्ट लेक्चर में, हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें एक्स बार हमने देखा था कि फ्री सरफेस से होता है, तो जितना नीचे सरफेस होगी उसमें हम एक्स बार ऐड करके टोटल एक्स बार हमारा आएगा, ठीक है। तो अलग अलग न्यूमेरिकल से अलग अलग पॉइंट्स अपने क्लियर हो रहे हैं। तो इससे हमारा ये क्लियर होता है कि जो हमको एरिया लेना है वो क्या लेना है, जो एरिया पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड में डूबा हुआ है जिस पर लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा है उसका एरिया। तो वो एरिया हमने क्या निकाला, AD इंटू उसकी विड्थ, तो कितना हो जाएगा 4h डिवाइडेड बाय √3। तो रो है हमारे पास, जी है हमारे पास, एरिया आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना है एक्स बार। एक्स बार मतलब अगेन ध्यान देना, एक्स बार इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्स बार होगा जितनी जो अपना ये क्या बोलते हैं, जितनी सरफेस जो सरफेस पानी प्लेट की, जितना पार्ट प्लेट का पानी के अंदर डूबा हुआ है उस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगेन रिपीट कर देती हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर पूरी प्लेट डूबी हुई नहीं है, यहाँ पर कुछ प्लेट का पार्ट डूबा हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको जितना पार्ट डूबा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही लेना है। एरिया भी हमें उसी पार्ट का लेना है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमें उसी पार्ट का लेना है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे आए थे, इनको नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पर ए और एक्स बार हम कौन से ले रहे हैं, जितना पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका ही एरिया और उसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम इस फिगर पे आते हैं। एक्स बार था हमारा वर्टिकल डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वर्टिकल थी, इंक्लाइन नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, टोटल एच है और ये है हमारा 60 डिग्री, और ये कितनी हो जाएगी, जैसे लिखे अगर AD/2, इसका होगा AD/2, ठीक है, इसका क्या होगा AD/2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो AD कितना था अपना, AD था 2h/√3, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा h/√3,
ये तो हो गई ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ओके। इस लाइन से इंक्लाइंड प्लेन में डिस्टेंस h बाय रूट थ्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हम निकालना है हमको सी एच नहीं, सी एच तो सेंटर प्रेशर की हाइट होगा, कुछ भी यहाँ पे मान लो पॉइंट ये हो गया हमारा जी पॉइंट मान लो, तो हमको निकालना है जी एच। तो ये ट्राइंगल में हम देखें, अगर इस वाले ट्राइंगल में जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्ट हो रहा है उसमें हम देखेंगे तो लगाएंगे साइन थीटा, साइन 60, साइन थीटा इज इक्वल्स टू जी एच, जो हमको फाइंड करना है, जी एच डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। ये हमने क्या कैलकुलेट करी है, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या कैलकुलेट करी है, h बाय रूट थ्री, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की, रूट थ्री बाय टू, ये है रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, और ये h बाय रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h बाय रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो बस जी एच की वैल्यू क्या आ गई, h बाय टू, ठीक है। तो जितना पार्ट प्लेट का इमर्स्ड है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री सरफेस से हाइट, वर्टिकली हाइट कितनी हो गई, h बाय टू, 0.5h। मतलब फॉर्मूले के लिए हमको क्या मिल गया, x बार की वैल्यू हमको मिल गई फॉर्मूले के लिए। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, रो है 1000, जी है 9.81, एरिया हमने निकाला था 4h बाय रूट थ्री, और x बार हमने निकाला है h बाय टू। जब हम ये सब वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 है, ये रूट 2 नहीं है, ठीक है। इसमें बुक में बहुत मिस्टेक है, ये 2 है, रूट 2 नहीं है, ठीक है। तो 4h रूट बाय रूट थ्री तो हमारा हो गया एरिया, और h बाय टू हमने क्या निकाला है, x बार। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19620 h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट थ्री न्यूटन, ठीक है। 19620 इंटू एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट थ्री। ये क्लियर, यहाँ तक हमने क्या निकाली है, टोटल फोर्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के बाद, क्योंकि ये जो हमको प्लेट दी हुई है ये हिंज है ना, इसको हमने हिंज किया हुआ है, एट द हिंज। यहाँ पे ए पॉइंट पर क्या है, हिंज है, फिगर में हम देख सकते हैं ए पॉइंट पर ये हिंज है। हमने फाइंड करे टोटल प्रेशर। अब देखो ए बी जो हमारा गेट था, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो बी पॉइंट पे लग रहा है वेट की इक्वल टेंशन फोर्स, और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है टोटल प्रेशर फोर्स। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि किस पॉइंट पे लग रहा है, माना कि वो सी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, जैसे फिगर में देख रहे हैं हम सी पॉइंट पे वो लग रहा है। तो हमको 2.2 फोर्स लग रहे हैं ए पॉइंट पे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमको एच वो फाइंड करना है जहां पर ये दोनों फोर्स इसको अनबैलेंस कर दें और ये गिरने लग जाए। मतलब वो कंडीशन जहां पर ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे। अगर एच उससे जरा सा भी ज्यादा होगा तो गेट क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। तो हम वो एच फाइंड कर लेते हैं जहां पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। और अगर वो जो डेप्थ आएगी वो मैक्सिमम डेप्थ आ जाएगी पानी की, ठीक है। और अगर उससे हमने थोड़ा सा भी पानी और बढ़ाया तो ये गेट गिरने लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, अभी हम पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे कि ये फोर्स जो है किस पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि हमको ये फोर्स का तो पता है कि ये बी पॉइंट पे लग रहा है। हम एफ का पॉइंट फाइंड कर लेंगे, मतलब टोटल प्रेशर किस पॉइंट पे लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट अभी, सेंटर ऑफ प्रेशर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंज के रेस्पेक्ट में इन दोनों फोर्सेस का क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए टोटल मोमेंट क्या होना चाहिए इस प्लेट पर, 0, ठीक है। टोटल मोमेंट क्या होगा, 0। तो वो इस कंडीशन में वो मैक्सिमम एच होगा जहां पर ये दोनों बैलेंस्ड है। अगर एच उससे हम ज्यादा बढ़ाएंगे हल्का सा भी तो ये अनबैलेंसिंग क्रिएट होगी, और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से गेट गिरने लग जाएगा।
ठीक है, तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार। ओके, IG होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इमर्स्ड एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट भी एक अच्छा आ गया कि जो IG होगा वो भी हमको किस चीज का, किसका लेना है, उसी का लेना है जितना पार्ट किसमें डूबा हुआ है, जितना पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस क्वेश्चन से बहुत सी चीजें सीखने को मिली है, तो इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना। मैं तीनों पॉइंट्स फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। टोटल प्रेशर फोर्स निकालने का जो अपना फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूला है अपना रो जी ए एच एक्स बार, एच नहीं एक्स बार ले लो आप। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो एरिया यूज हो रहा है वो उस सरफेस, उस पार्ट का एरिया है, उस सरफेस का एरिया जो कि पूरी पानी में डूबी हुई है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे, जितना हमने डेरिवेशन भी किया था, हमने उसमें यही माना था कि जो हमारी पूरी प्लेन सरफेस है वो पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी हुई है। जैसे हमने एक ये केस माना था कि ये टॉप पे है लेकिन पानी के अंदर पूरी डूबी हुई थी। हमने ये भी माना था कि ये कुछ हाइट पे है लेकिन पानी के अंदर पूरी डूबी हुई है। लेकिन इस केस में, इस न्यूमेरिकल में ये पानी के अंदर इतनी ही डूबी हुई है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है टोटल प्रेशर का, टोटल प्रेशर फोर्स निकालने का, उसमें जो एरिया है वो एरिया होगा जितना पार्ट पानी का किसमें डूबा, जितना पार्ट किसी सरफेस का पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका एरिया। फर्स्ट एक्स बार उतने ही पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर ये ध्यान देना, क्योंकि अगर ये टोटल प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। अगर ये रेक्टेंगल है मान लो, ये यहाँ कहीं आता है। ठीक है, माना इसकी हाइट है h, ठीक है, और जितना पानी में डूबा हुआ है उसकी हाइट मान लो h/2 है। h/2 बाहर है और h/2 अंदर है। क्लियर? अब अगर इस फॉर्मूले में x बार की जगह मैं पूरी सरफेस का h बार रखूंगी तो वो कितना होगा? h हाइट की सरफेस का x बार कहाँ होता है? h/2 पे होता है, सेंटर पॉइंट पे होता है। तो वो कितना आएगा? वो आएगा h/2। ठीक है, बट आपको क्या पुट करना है? जितना प्लेन सरफेस का पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। h/2 डूबा हुआ है, h/2 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? h/2 के मिड में, सेंटर में, मतलब h/2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब h/4। तो देखा, हो गई ना क्वेश्चन में गड़बड़। अगर आप लोग x बार h/2 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या है, आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, कुछ और आएगा। और h/4 रखने से ही आंसर सही आएगा। आप बोलोगे हमने फॉर्मूला सही लगाया है, वैल्यूज पुट सही करी है, बट आंसर गलत है क्या? परफेक्ट, टीचर ने मार्क्स काट लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसी का एरिया, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उतने ही पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतने ही पार्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। क्लियर? उतने ही पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो जो यहाँ पर ये IG है वो है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द इमर्स्ड एरिया। ठीक है, मतलब जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसका एरिया। तो इसका क्या होगा, क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में? BD³ डिवाइडेड बाय 12। B होता है उसका विड्थ, D होता है उसकी लेंथ, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये वाली प्लेट डूबी हुई है, ठीक है, इतना ही पार्ट डूबा हुआ है मतलब AD लेंथ का। तो हम क्या रखेंगे? B की जगह तो 2 आ जाएगा, विड्थ तो इसकी 2 है जो कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। D और जो D है डेप्थ, लेंथ, वो कितनी हो जाएगी? AD, वो क्या हो जाएगी? AD, AD का क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
तो हमने यहाँ पर रख दिया 2/2 तो हो गया b, AD का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया 4h क्यूब डिवाइडेड बाय 9 इंटू रूट 3। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाल दिया सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब जिस पॉइंट पर ये फोर्स F लग रहा है वो पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों फोर्स का, F का और इस B पर लगने वाले पॉइंट फोर्स का हिंज के रेस्पेक्ट में, हिंज के अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे इक्वल, या फिर उनका एडिशन को क्या कर देंगे 0। अब ध्यान देना, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो अपनी प्लेट है ये किस साइड में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या हो गया नेगेटिव। और ये किसको घुमाएगा, इसको, ये इसको घुमाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज। तो इसको हम ले लेते हैं अगर पॉजिटिव। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तभी अनबैलेंसिंग आएगी। और अनबैलेंसिंग इक्विलिब्रियम की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एच स्टार की वैल्यू। एच स्टार यहाँ इस केस में एच स्टार क्या है, इस केस में एच स्टार है अपना जो इस वाली बुक, जिस बुक से मैंने न्यूमेरिकल लिया हुआ है उसमें एच स्टार दिखा रखा है उसने सेंटर ऑफ प्रेशर की वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो हम हमारे केस में क्या हो जाएगा, हमारे केस में ये होगा एच बार। हमने जो डिनोट किया है डेरिवेशन में सेंटर ऑफ प्रेशर की वर्टिकल हाइट ली है हमने एच बार, ठीक है। तो अब हम एच बार की वैल्यू निकालेंगे, आई जी साइन स्क्वायर, आई जी अपॉन एच बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एच स्टार की वैल्यू आएगी 2h/3, सेंटर ऑफ प्रेशर की वर्टिकल हाइट, दिस वन सी एच, ये हमारे पास क्या है 2h/3, ठीक है। सी एच की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ए के रेस्पेक्ट में क्या, ए के अबाउट क्या करना है, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। फोर्स का इस मोमेंट, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जरूरत पड़ेगी। मोमेंट क्या होता है फोर्स का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत किसकी, हमें क्या फाइंड करना है ए सी, तो इसलिए हम क्या पहले कैलकुलेट कर लेंगे सी डी, ठीक है। तो सी डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्राइंगल में सी एच डी वाले ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी एच अपॉन सी डी, क्लियर। सी एच अपॉन सी डी साइन 60 हो गया। यहाँ से अपन ने सी डी कैलकुलेट किया तो अपने पास आया 4h डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 3। सी डी हमारे पास आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए सी, एफ फोर्स की हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी, ओके। तो ए डी माइनस सी डी करेंगे और ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आएगी 2h डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोमेंट्स फोर्स अबाउट द हिंज ए, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम बी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का, वो हो जाएगा जो यहाँ पर फोर्स लग रहा था अपना न्यूटन में, कितना निकाला था 49050 और ए हिंज से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेट इज 5 मीटर, विदाउट नहीं है इसमें, तो ये हो गया 49050 इंटू 5। सेकेंड मोमेंट कौन सा लग रहा है, ये मोमेंट किसके इक्वल होगा, ये मोमेंट होगा टोटल प्रेशर फोर्स का मोमेंट जो ए के रेस्पेक्ट में लग रहा है, ठीक है। तो एफ इंटू ए सी, एफ इंटू ए सी, एफ हमने निकाला था और ए सी हमने निकाल लिया 2h डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 3, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, h का क्यूब आ गया हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो h क्यूब इज इक्वल्स टू 56.25, यहाँ से जब हम h की वैल्यू पूरी निकालेंगे तो हो जाएगा 3.83 मीटर। मतलब पानी की इतनी हाइट होनी चाहिए तभी बैलेंस रहेंगे, अगर पानी 3.83 से थोड़ा ऊपर हुआ तो गेट गिरने लग
दिख जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से भी हमारी कई चीज़ें क्लियर हुई है कि जब हम फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं फॉर्मूले में, उनकी क्या सिग्निफिकेंस हैं। अगर ये हम याद रखेंगे तो ही हमारे न्यूमेरिकल्स ठीक होंगे, तो ही हमारे आंसर्स ठीक आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वरना फिर आपको ये लगेगा कि हम करके तो ठीक आए थे लेकिन हमारा आंसर मार्क्स नहीं आया उसमें। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।